अर्ली 18th सेंचुरी में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के एक मिनिस्टर रामचंद्र पंत अमात्यो ने अपनी आज्ञा पत्र 1715 में लिखा कि दूसरे व्यापारियों के अलग जो यूरोपियंस इंडिया आए, पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच और डेन्स, वो सिर्फ व्यापार में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका असली मकसद था जमीन पर कब्जा करना, अपना टेरिटरी एक्सपैंड करना और अपना धर्म फैलाना। वो जिद्दी थे और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी नेवी और गन पाउडर थी। अमात्या ने चेतावनी दी कि उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करना जरूरी है और उन्हें मजबूत स्ट्रक्चर्स बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इस दौर के सेंट्रल रोल में थे मराठाज, जो डेक्कन प्लेटो के असली लोग थे, खासकर आज के महाराष्ट्र की रीजन से। उनकी पहचान मराठी लैंग्वेज से होती थी, जिसमें 12वीं सदी से एक रिच लिटरेरी ट्रेडिशन डेवलप हो चुका था। एक कल्चरल कम्युनिटी से वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पावर बन गए, जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। 13वीं सदी में महाराष्ट्र के ज्यादा हिस्सों पर यादवा डायनेस्टी का राज था, जिसका कैपिटल था देवगिरी, जिसे आज दौलताबाद कहते हैं। 14वीं सदी के शुरुआत में खिलजी रूलर्स ने यादवास को हरा दिया, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल बदलने के बावजूद रीजन का कल्चरल लाइफ स्ट्रांग बना रहा, खासकर भक्ति ट्रेडिशन के जरिए, जो भक्ति और डिवोशन पर जोर देता था, सिर्फ रिचुअल्स पर नहीं। 7वीं से 17वीं सदी के बीच देश के अलग अलग हिस्सों के संत और सीकर्स ने लोकल लैंग्वेजेस में भक्ति कविता और गीत लिखे, जिससे स्पिरिचुअल आइडियाज आम लोगों तक पहुंचे। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे संत बहुत मशहूर हुए। उन्होंने उपनिषद और भगवद गीता जैसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स को मराठी में ट्रांसलेट किया, ताकि आम लोग भी उन्हें समझ सकें। कुछ संतों ने सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल अवेयरनेस को भी बढ़ावा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिख गुरुज ने किया। ये स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन आगे चलकर मराठास के पॉलिटिकल पावर बनने में मददगार साबित हुआ। 17वीं सदी तक कई मराठा चीफ्स अपनी इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें असली सक्सेस तब मिला जब शिवाजी आए और उन्होंने मराठास को एकजुट किया। शिवाजी का जन्म 1630 में भोंसले क्लैन में हुआ था, शाहजी और जीजाबाई के घर। शाहजी अलग अलग डेक्कन सल्तनत्स के सर्विस में थे और ज्यादातर वक्त घर से दूर रहते थे, इसलिए शिवाजी जीजाबाई की देखरेख में पुणे की उनके जागीर पर बढ़े हुए। वहीं उन्हें एजुकेशन और संस्कार मिले। उस वक्त पुणे रीजन डेक्कन सुल्तान्स के बीच के कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट से परेशान था, जिनके नीचे मराठा सर्विस करते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपना मिलिट्री करियर शुरू किया। उन्होंने पुणे के आसपास के छोड़े हुए और कमजोर फोर्ट्स कैप्चर किए, उन्हें मजबूत बनाया और अपना बेस कंसोलिडेट किया। धीरे धीरे उनका स्वराज्य का विजन सामने आने लगा, जिसमें सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स भी शामिल थे। जब उनकी पावर बढ़ी तो शिवाजी ने समझा कि कोस्टल रिसोर्सेज को बचाने के लिए एक नेवी जरूरी है। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि बीजापुर की ताकतवर आदिल शाही डायनेस्टी के पास सिर्फ मर्चेंट शिप्स थीं और मुगल्स अपनी नेवी बहुत कम यूज करते थे। इसी तरह मराठा नेवी का जन्म हुआ, जो अपने एक्सप्लॉइट्स के लिए फेमस हुई। बड़े और स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हराने के लिए शिवाजी ने गरिला वॉरफेयर का टैक्टिक डेवलप किया, जिसमें छोटी और चालाक फौजें बड़ी आर्मीज को स्पीड, सरप्राइज और टेरेन की नॉलेज से हरा देती थीं। उनकी बढ़ती ताकत से बीजापुर सल्तनत परेशान हो गया और उसने अपना एक्सपीरियंस जनरल अफजल खान भेजा। शिवाजी ने उसे प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया, जहां उन्होंने उसे मार दिया। उसके बाद पहाड़ों में छिपे मराठा सोल्जर्स ने अफजल खान की सेना पर अटैक करके उसे हरा दिया। इसके थोड़े ही बाद मुगल जनरल शाइस्ता खान एक बड़ी फौज के साथ शिवाजी के टेरिटरीज में घुस गया और 3 साल तक कैंप किया। अंत में शिवाजी ने सिर्फ कुछ सोल्जर्स के साथ एक डेयरिंग नाइट रेड किया शाइस्ता खान के कैंप पर। शाइस्ता खान मुश्किल से बच पाया, उसके कुछ उंगलियां कट गईं और तुरंत महाराष्ट्र से भाग गया। ये बोल्ड एक्शन आज के जमाने के सर्जिकल स्ट्राइक से कंपेयर किया जाता है। बदले के तौर पर शिवाजी ने सूरत पर अटैक किया, जो मुगल एम्पायर का सबसे अमीर पोर्ट सिटी था। उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए के बराबर खजाना लूटा, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने धार्मिक जगहों को नुकसान नहीं पहुंचाया और मोहनदास परेख जैसे दयालु आदमी का घर भी बचा लिया। कुछ साल बाद शिवाजी ने सूरत पर दोबारा अटैक किया। ये न्यूज़ इतनी बड़ी थी कि लंदन गैजेट में छपी, जिसमें लिखा था कि शिवाजी ने सूरत के यूरोपियन मर्चेंट्स को लेटर लिखकर पैसे देने को कहा, वरना शहर तबाह कर देने की धमकी दी। सूरत पर अटैक से मुगल एम्पायर की इज्जत को गहरा नुकसान पहुंचा। औरंगजेब ने फिर राजपूत जनरल जयसिंह को भेजा। शिवाजी पुरंदर फोर्ट पर हरा दिए गए और उन्हें अपनी टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा सरेंडर करना पड़ा। उनका बेटा संभाजी भी मुगल सर्विस में गया। जयसिंह ने शिवाजी को आगरा कोर्ट में बुलाया, लेकिन वहां उन्हें अपमानित किया गया जब उन्हें औरंगजेब और एक ऐसे जनरल के सामने खड़ा किया गया जिसे शिवाजी पहले हरा चुके थे।
गुस्से में शिवाजी वहां से निकल गए और उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। जल्द ही उन्होंने एक चतुर प्लान बनाया। वो और संभाजी बड़े फ्रूट और स्वीट की टोकरियों में छुप गए, जो गिफ्ट के नाम पर होली मैन और मुगल नोबल्स के लिए भेजे जा रहे थे। पहले गार्ड्स उन्हें चेक करते थे, लेकिन धीरे धीरे केयरलेस हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर शिवाजी और संभाजी भाग निकले। औरंगजेब फिर कभी शिवाजी को पकड़ नहीं पाया। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ पर फुल वैदिक रिचुअल्स के साथ कोरोनेशन हुआ। उन्होंने श्री राजा शिवा छत्रपति का टाइटल लिया और अपना कैलेंडर एरा भी स्टार्ट किया, जिसे राजाभिषेक शका कहा गया। उसके बाद उन्होंने अपना सदर्न कैंपेन शुरू किया, जिसे दर्शना दिग्विजय कहा जाता है। इसमें उन्होंने आज के नॉर्दर्न तमिलनाडु और कर्नाटका के पार्ट्स पर कब्जा कर लिया। इस एक्सपेंशन से मराठास की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ मुगल इन्वेजन्स के खिलाफ बहुत बढ़ गई। इसी कैंपेन के दौरान उन्होंने डच के स्लेव ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया, जबकि उस वक्त ज्यादातर यूरोपियंस बिना किसी रुकावट के इंडियंस को कैप्चर करके बेचते थे। ये दिखाता है कि शिवाजी अपने लोगों की भलाई के लिए कितना सीरियस थे। शिवाजी 50 साल की उम्र में बुखार की वजह से मर गए। तब तक वो एक लेजेंडरी फिगर बन चुके थे, जिन्हें यूरोपियंस भी अलेक्जेंडर जैसे ग्रेट जनरल से कंपेयर करते थे। उनकी मुगल्स के खिलाफ स्ट्रगल ने दूसरों को भी इंस्पायर किया, जैसे बुंदेला प्रिंस छत्रसाल, जिन्होंने बुंदेलखंड में एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश किया। मशहूर हिंदी कवि भूषण भी महाराष्ट्र आए शिवाजी से मिलने और उनके लिए कविताएं लिखीं, जो आज भी लोकप्रिय हैं। शिवाजी का विजन, उनकी मिलिट्री जीनियस और अपने लोगों के प्रति उनकी चिंता ने उन्हें भारत के इतिहास के सबसे रिमार्केबल लीडर्स में शामिल कर दिया। शिवाजी के डेथ के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी छत्रपति बने। उस समय डेक्कन पर पूरा कब्जा करने में मुगल्स के लिए सिर्फ मराठास ही असली रुकावट थे। औरंगजेब खुद डेक्कन आया और बीजापुर के आदिल शाही और गोलकुंडा के कुतुब शाही रूलर्स को हरा दिया। उसने फिर संभाजी को पकड़ लिया और बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करके उनका कत्ल कर दिया। जल्दी ही मुगल्स ने रायगढ़, जो मराठा कैपिटल था, उस पर भी कब्जा कर लिया। लीडरशिप फिर शिवाजी के छोटे बेटे राजाराम के हाथ आई, जो जिंजी, जो आज के तमिलनाडु में है, वहां चले गए, जहां से उन्होंने मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट को दक्षिण में भी फैला दिया। औरंगजेब की पूरी कोशिश के बावजूद मराठास टिक गए। उन्होंने अपने फोर्ट्स को बहुत हिम्मत से डिफेंड किया, छोटी छोटी लड़ाई में मुगल्स को हराया, और इसी वजह से औरंगजेब कभी डेक्कन छोड़कर नहीं जा पाया। वहीं उसकी डेथ हुई बिना मराठास को हराए। उसके बाद राजाराम की रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठास ने अटैक शुरू किया और मुगल टेरिटरीज में घुसकर उनके बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जब मराठास एक्सपैंड करने लगे, उनकी पावर का नेचर भी बदल गया। शिवाजी का जो रिलेटिवली सेंट्रलाइज स्टेट का, वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज बन गया। छत्रपति अब भी सिंबॉलिक हेड रहे, पर असली पावर चीफ्स के पास चली गई, खासकर पेशवा के पास, जो असल में प्राइम मिनिस्टर होते थे। आगे चल के पेशवा छत्रपति से भी पावरफुल बन गए। बाजीराव वन और उनके बेटे नाना साहेब सबसे इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने मराठास को एक पैन इंडियन पावर बनाया। उनके नेतृत्व में मराठास ने सब कॉन्टिनेंट के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल किया। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जनरल तौर पर अच्छी थी, पर ऑटोनॉमी की वजह से कई चीफ्स ने एक्सेसेस किए जो शिवाजी के आइडियल्स के खिलाफ थे। जैसे बंगाल में उनका लंबा कैंपेन आम लोगों के लिए बहुत तकलीफ और तबाही लेकर आया। नॉर्थ में एक्सपैंड करते हुए मराठास ने लाहौर, अटक और हत्ता की पेशावर, जो आज के पाकिस्तान में है, तक अपना कब्जा जमा लिया। अफगान से भी उनकी टक्कर हुई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में उनको बहुत बुरी हार मिली, पर पेशवा माधवराव वन के समय वो जल्दी रिकवर हो गए। बाद में महादजी शिंदे या महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठास ने 1771 में दिल्ली वापस ले लिया, जो लगभग 30 साल तक उनके कंट्रोल में रहा, जब तक ब्रिटिश ने उससे नहीं छीना। 18th सेंचुरी के दूसरे आधे में ब्रिटिश ने मराठास को अपना सबसे बड़ा राइवल माना। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई 1775 to 1818, जिसमें मराठास अपनी अंदरूनी लड़ाई और ब्रिटिश के सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सामने कमजोर पड़ गए। 1818 में उनकी डिफीट हुई और उनकी पावर खत्म हो गई। कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने इंडिया मराठा से ज्यादा जीता, मुगल्स या किसी और से नहीं। नाना फडणवीस, एक समझदार मराठा स्टेट्समैन, याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार पैन इंडियन अलायंस बनाने की कोशिश की ब्रिटिश के खिलाफ, जिसमें पुराने दुश्मन हैदर अली मैसूर और निजाम हैदराबाद तक को साथ मिलाया। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी के बनाए सिस्टम पर बेस था। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई, जिसमें हेरिडिटरी ऑफिसेज और लैंड असाइनमेंट्स, जो सुल्तान्स और मुगल्स के टाइम कॉमन थे, खत्म किए, और ऑफिशियल्स को ट्रेजरी से सैलरी दी जाती थी। किसी भी ऑफिशियल को ज्यादा पावरफुल होने से रोकने के लिए उनकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होती थी। सोल्जर्स का भी खास ख्याल रखा जाता था। अगर कोई सोल्जर बैटल में मर जाता था तो उसकी विडो को पेंशन मिलती थी और उनके बेटे को पोस्ट भी मिल जाती थी। शिवाजी ने अपने नाम के कॉइन्स भी इशू किए, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। कल्चरल प्राइड और सॉवरेनिटी का सिंबल था। उनकी गवर्नमेंट की मिनिस्टर्स के आसपास ऑर्गेनाइज थी। प्रधान या पेशवा प्राइम मिनिस्टर, अमात्य फाइनेंस के लिए मंत्री, इंटेलिजेंस के लिए सचिव, करस्पॉन्डेंस के लिए न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, पंडित राव रिलीजियस अफेयर्स, सेनापति आर्मी और सुमन फॉरेन रिलेशंस के लिए जिम्मेदार होते थे।
मराठास ने चौथ यानी एक चौथाई रेवेन्यू और सरदेशमुखी यानी एक्स्ट्रा 10% टैक्स लगाया उन प्रोविंसेस पे जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। बदले में वो उनकी प्रोटेक्शन देते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं करते थे। मुगल्स ने भी ट्रीटी के जरिए इस अरेंजमेंट को माना। धीरे धीरे ये प्रोविंसेस मराठा एम्पायर का हिस्सा बन गए। 18 सेंचुरी में मराठा कॉइन्स मुगल स्टाइल फॉलो करते थे पॉपुलैरिटी के लिए, पर उनमें अपने कल्चरल सिंबल्स ऐड करते थे, जैसे पटवर्धन्स का गणपति पंताप्रधान रूपी, जिसमें देवनागरी और पर्शियन दोनों इंस्क्रिप्शंस थी। मराठा मिलिट्री इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी में डिवाइडेड थी। कैवलरी दो टाइप की होती थी, बरगीर जिनके घोड़े और इक्विपमेंट स्टेट प्रोवाइड करती थी, और शिलेदार जो अपने खुद के लिए आते थे। 18 सेंचुरी तक मराठास को समझ आ गया कि यूरोपियन स्टाइल ट्रूप्स और आर्टिलरी सुपीरियर है, तो उन्होंने ऐसे यूनिट्स रिक्रूट और ट्रेन करने शुरू किए। महादजी शिंदे ने एक बड़ा यूरोपियन ट्रेंड आर्मी मेंटेन किया। वेपन्स में तलवार, लांस, गन्स और हत्ता की रॉकेट्स जो शिवाजी के समय से यूज होते थे शामिल थे। 1770 के बाद रॉकेट्स मेटल ट्यूब्स के साथ इंप्रूव भी हुए, लेकिन फोर्ट्स मराठास की असली स्ट्रेंथ थे। शिवाजी ने कई फोर्ट्स बनाए और कंट्रोल किए जो रूट्स को कंट्रोल करते थे और गोरिल्ला कैंपेन्स के लिए सेफ बेसिस थे। रामचंद्र पंत अमात्य ने अपनी आज्ञापत्र में लिखा कि फोर्ट्स ही स्टेट का कोर है और अगर मराठास औरंगजेब के अगेंस्ट टिक पाए तो सिर्फ फोर्ट्स की वजह से, जब बीजापुर और गोलकुंडा गिर गए थे। नेवी भी उनकी पावर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। शिवाजी ने वेस्टर्न को सिक्योर करने के लिए नेवी स्टैब्लिश की थी और 18 सेंचुरी में कान्होजी आंग्रे ने इसे फॉर्मिडेबल फोर्स बनाया। मराठा शिप्स यूरोपियन शिप्स जितने एडवांस नहीं थे, पर आंग्रे के क्लेवर टैक्टिक्स और कोस्टल ज्योग्राफी के ज्ञान ने उनको बार बार जीत दिलाई। यूरोपियंस जो इंडियन मर्चेंट्स को कारताज यानी नेवल पास लेने पर मजबूर करते थे, वो गुस्से में आ गए जब मराठास ने उनसे ही पासेस मांगने शुरू कर दिए। इसी वजह से उन्होंने उनको पायरेट कह दिया। 165 में एक एग्जाम्पल आता है जब मस्कट में शिवाजी के 4 शिप्स कैप्चर हुए और वहां का रूलर अटैक करने आया, पर जैसे ही उसने सुना कि शिवाजी के पास 100+ शिप्स हैं, वो तुरंत हार्बर में लौट गया। मराठास का जुडिशियल सिस्टम भी अच्छा था और कैपिटल पनिशमेंट बहुत कम यूज होती थी। जस्टिस अक्सर पंचायत देती थी, जो लोकल असेंबली ऑफ ऑफिशियल्स और रिस्पेक्टेड लोग होते थे, पर अगर लोग सेटिस्फाइड ना हो तो मराठा चीफ्स तक अपील जा सकती थी। बड़े टाउन्स जैसे पुणे और इंदौर में कोतवाल पुलिस चीफ होता था जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रमोट होते थे। शिवाजी खुद मैरीटाइम ट्रेड में इन्वॉल्व थे। उनके शिप्स येमेन के मोचा, ओमान के मस्कट और मलेशिया के मलाका तक गुड्स ले जाते थे, जैसे टेक्सटाइल्स और गोल्ड। रोड्स बनाई और मेंटेन की गई, फेरीज ऑर्गेनाइज की गई रिवर क्रॉसिंग्स के लिए, और स्ट्रीम्स और रिवर्स पर ब्रिजेस बनाए गए, जिससे कम्युनिकेशन और ट्रेड स्ट्रांग हुआ। इस तरह मराठास ने कल्चरल वाइटैलिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके एक पावरफुल स्टेट बनाया जो 18 सेंचुरी तक इंडियन हिस्ट्री को शेप करता रहा। मराठास ने भारत के कल्चरल रिवाइवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शिवाजी का स्वराज्य का विजन उनकी रॉयल सील में क्लियरली दिखाई देता है। ये सील यूनिक थी क्योंकि उस समय जहां आमतौर पर पर्शियन सील्स यूज होते थे, शिवाजी की सील पर संस्कृत इंस्क्रिप्शन लिखा था। सील प्राउडली डिक्लेयर करती थी कि शिवाजी, शाहजी के पुत्र, लोगों की भलाई के लिए रूल करते हैं और उनकी पावर को वैक्सिंग न्यू मून से कंपेयर किया गया था। मराठी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिवाजी ने एक स्पेशल ट्रीटीज लिखवाया जिसका नाम था राज्य व्यवहार कोश। इसमें उन्होंने पर्शियन वर्ड्स के लिए संस्कृत इक्विवेलेंट्स दिए जो ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक मैटर्स में यूज होते थे। इससे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन और करस्पॉन्डेंस में फॉरेन लोन वर्ड्स की यूज कम हो गई। शिवाजी एक डिवाउट हिंदू थे, पर उन्होंने सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दिया और अपने धर्म को स्ट्रांगली अपहोल्ड किया। उनका सैफरन फ्लैग मराठास के लिए एक यूनिफाइंग सिंबल बन गया। उन्होंने डिसेक्रेटेड टेम्पल्स को रिबिल्ड किया, संस्कृत और मराठी लिटरेचर को प्रमोट किया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज किया और ट्रेडिशनल आर्ट्स को सपोर्ट किया। उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने एंशिएंट इंडियन कल्चर और वैल्यूज को रिवाइव किया और लोगों को दिखाया कि बड़े से बड़े एम्पायर्स को भी चैलेंज करके हराया जा सकता है और मराठास अपना एक पावरफुल एम्पायर मेंटेन और एक्सपैंड कर सकते हैं। ये लेगेसी रिमार्केबल मराठा विमन ने भी आगे बढ़ाई। अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर के होलकर डायनेस्टी से थी, उन्होंने अपने हस्बैंड और सन के पर्सनल लॉस के बावजूद 30 साल तक बहुत ही ब्रेवरी और विजडम के साथ रूल किया। उन्होंने अपने लोगों का ख्याल रखा और बड़े बड़े पब्लिक वर्क्स करवाए, जैसे कई टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स और रोड्स का कंस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन, जो केदारनाथ नॉर्थ से लेकर रामेश्वरम साउथ तक फैला हुआ था। उनका सबसे फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन काशी विश्वनाथ टेम्पल का रिबिल्ड था, जो औरंगजेब ने तोड़ दिया था, और सोमनाथ टेम्पल का रिबिल्ड था, जो पहले महमूद ऑफ गजनी ने तोड़ दिया था। उन्होंने मध्य प्रदेश में महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया और हैंडलूम क्राफ्ट्स को रिवाइव किया, जो आज भी मशहूर हैं। दूसरी फियरलेस मराठा क्वीन थी ताराबाई, जो अर्ली 18 सेंचुरी में अपने हस्बैंड राजाराम की डेथ के बाद पावर में आई। जब औरंगजेब और मुगल आर्मी डेक्कन में बिजी थे, उन्होंने रियलाइज किया कि नदर्न इंडिया वल्नरेबल है। ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने बड़े मराठा आर्मीज ऑर्गेनाइज किए और नदर्न मुगल टेरिटरीज पर इन्वेजन्स लॉन्च किए। उनके लीडरशिप ने न सिर्फ एक क्रिटिकल फेज में मराठा इंडिपेंडेंस बचाई, बल्कि नॉर्थ में मराठा एक्सपेंशन की फाउंडेशन भी रखी।
मराठा कल्चरल स्पिरिट साउथ के तंजावुर रीजन तक भी पहुंचा जब शिवाजी के हाफ ब्रदर एकोजी ने इसे 17th सेंचुरी के एंड में कॉन्कर किया। तंजावुर मराठाज ने एक सिंक्रेटिक कल्चर क्रिएट किया जिसमें तमिल ट्रेडिशंस, तेलुगु इन्फ्लुएंसेस और मराठी हेरिटेज का ब्लेंड था। ये रूलर्स बड़े पेट्रन्स ऑफ आर्ट बने और कई रूलर्स खुद पोएट्स और ड्रामेटिस्ट भी थे। इनमें सरफोजी टू सबसे ज्यादा रिमार्केबल रहे। इंडियन और यूरोपियन दोनों लैंग्वेजेस में वेल वर्स्ड, उन्होंने एक मराठी प्ले लिखा जिसका नाम था देवेंद्र कुरावंजी, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के डिटेल्स तक लिखे गए थे जो उस समय नोन थे। उनके कोर्ट में मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक फ्लरिश हुआ और भरतनाट्यम का क्लासिकल डांस फॉर्म के रूप में अर्ली ग्रोथ हुई। वो मेडिसिन में भी इंटरेस्टेड थे और उन्होंने धन्वंतरी महल एस्टैब्लिश किया, जो एक सेंटर था जहां इंडियन और वेस्टर्न सिस्टम्स दोनों मिलाकर फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था। सरफोजी ने इंडिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया जो एक नेटिव रूलर ने चलाया था, और उन्होंने इंश्योर किया कि भोंसले फैमिली की हिस्ट्री बृहदीश्वरा टेम्पल तंजावुर में की वॉल्स पर परमानेंटली इंस्क्राइब्ड हो, जो इंडिया के सबसे बड़े इंस्क्रिप्शंस में से एक है। अपने रूल के दौरान मराठास ने मोडी स्क्रिप्ट, जो देवनागरी का कर्सिव फॉर्म था, को ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस के लिए प्रमोट किया। शिवाजी का एग्जाम्पल लेटर मराठा फैमिलीज जैसे भोंसलेज ऑफ नागपुर के लिए इंस्पिरेशन बना, जिन्होंने लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को अपहोल्ड किया। उन्होंने लॉर्ड जगन्नाथ की वर्शिप को पूरी ओडिशा में रिवाइव किया, जो मुगल टाइम्स में रुक गया था। मराठा के अंडर एक रिच, मल्टीलिंगुअल और डाइवर्स कल्चरल एनवायरनमेंट बना, जिसमें तमिल, तेलुगु और मराठी ट्रेडिशंस हार्मोनियसली ब्लेंड हुए। मराठास का ओवरऑल लेगेसी ये था कि उन्होंने मुगल डोमिनेंस को सक्सेसफुली चैलेंज किया और ब्रिटिश के पहले लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर क्रिएट किया। उनका एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट था, उनकी कल्चरल पॉलिसीज ने बिना डिस्क्रिमिनेशन के लोकल ट्रेडिशंस को रिवाइव किया, और उनकी स्ट्रगल हमेशा स्वराज्य के आइडियल से गाइडल रही। ये पावरफुल आइडिया ना सिर्फ उनके कंटेम्परेरीज को इंस्पायर करता था, बल्कि लेटर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए भी सीड्स प्लांट करता था।